राम राम दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और मोदी जी को 9.5 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बने हुए। और दोस्तों इतना ही नहीं, मोदी जी ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन भी वो जीतने वाले हैं। 2014 से पहले देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा एक ही हुआ करता था और वो था महंगाई दोस्तों एक ऐसा मुद्दा था जो सत्ता को पलटने का दम रखता था। और कांग्रेस का कहना यह है कि 2014 से पहले यानी कि बीते 50 सालों में इतनी महंगाई कभी देखने को नहीं मिली जितने बीते 9 सालों में यानी कि 2014 के बाद देखने को मिली है। और कांग्रेस का जवाब देते हुए बीजेपी का ये कहना है कि हाँ, हमने कुछ चीजों के दाम बढ़ा है लेकिन इतने दाम भी नहीं बढ़ाए जितने कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कुछ चीजों के दाम बढ़ाए थे। दोस्तों किसके समय कितनी महंगाई थी और क्यों आखिर 2014 का चुनाव कांग्रेस हार गई और मोदी जी ने बीते इन 9 सालों में क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं निकाली हैं, कितनी योजनाएं सक्सेसफुल रही और कितनी योजनाएं फेल रही। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले जनता से कौन कौन से वादे किए थे और कौन कौन से वादे अभी अधूरे रह रहे हैं और कौन कौन से वादे अभी पूरे हुए हैं। इन सब चीजों के बारे में मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। बीते इन 9 सालों में हमारा भारत कितना बदला है, इस सब चीज की मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो अब मैं आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं बस एक ईमानदार नागरिक के नाते के एक आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूं जिसमें आपको सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको 2024 के इलेक्शन में एक बेस्ट लीडर चुनने में मदद करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार वो ऐसे क्या मुद्दे थे जिस वजह से मोदी जी 2014 का इलेक्शन जीत सके। उन्होंने जनता से आखिरकार ऐसे क्या वादे किए जिस वजह से जनता ने उन्हें चुना था। तो दोस्तों दरअसल 2014 के इलेक्शन के समय यूपीए सरकार भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरी हुई थी, जैसे 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, रेलवे घूसकांड, वोट के बदले नोट स्कैम, नेशनल हेराल्ड घोटाला और IPL घोटाला। आए दिन सुर्खियां बनते हैं और बीजेपी ने इन्हीं घोटालों को अपना चुनावी मुद्दा बनाया और कहा कांग्रेस का मतलब कट, कमीशन और करप्शन। और अगर दोस्तों महंगाई की बात करें तो कांग्रेस के टाइम यानी कि 2014 के समय महंगाई दर 8.33% थी। पेट्रोल की कीमत 72 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 55 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया था, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ गया था। सरसों का तेल 102 रुपए प्रति लीटर, तो वही अरहर की दाल 75 रुपए किलो थी, वही चावल 29 रुपए किलो, तो आटा 21 रुपए किलो था। दोस्तों मैं जानता हूँ कि इन प्राइसेस को सुनकर आपको हंसी आ रही होगी और लग रहा होगा कि ये भी कोई महंगाई है, लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो उस टाइम ये प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भले ही आज आपके पापा की इनकम बढ़ गई हो तो इस वजह से आपको ये प्राइस बहुत कम लग रही होंगी, लेकिन उस टाइम आपके पापा की इनकम इतनी ना हो इस वजह से उस टाइम ये प्राइसेस महंगाई लग रही थी। और दोस्तों इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। और भी बहुत सारी खबरें थी जो उस समय बहुत ज्यादा चर्चे में थी, जैसे कि दिल्ली और पुणे में हो रहे दंगे, मुंबई और वाराणसी में हो रहे आतंकी हमले, ये दंगे भी एक बहुत बड़ा 2014 का चुनावी मुद्दा बना था। तो दोस्तों ये वो सारे मुद्दे थे जिस वजह से कांग्रेस 2014 के इलेक्शन हार गई और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी सरकार 2024 में भी बनने जा रही है, यानी कि वो 2024 का इलेक्शन भी जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने 9 साल की काम और योजनाओं पर पूर्ण विश्वास है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मोदी जी की उन योजनाओं के बारे में जिसके बारे में वो मंच पर दम भरकर कहते हैं, यानी कि पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हम 2024 में वापस आएंगे। अब दोस्तों मैं जो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करने वाला हूँ उसमें जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। तो सबसे पहले आती प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले गए। दूसरी योजना आती है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत लगभग 9.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। तीसरी योजना है PM आवास योजना, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और ऐसा सरकार दावा करती है। चौथी योजना है PM मातृ वंदना योजना, जिसमें लगभग 3.25 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपए दिए गए हैं। पांचवी योजना है PM किसान सम्मान निधि, जिसमें लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना डाले जाते हैं। छठवीं योजना है PM मुद्रा योजना, जिसके तहत लगभग 43 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है। सातवीं योजना है PM सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें लगभग 34 करोड़ लोगों का बीमा हुआ है। आठवीं योजना है PM जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त में हुआ है। नवी योजना है PM ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत 7,45,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 11.25 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं और हर घर जल मिशन के तहत अब तक 13 करोड़ लोगों को नल कनेक्शन दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार ये दावा करती है कि 2014 से पहले देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 700 हो गए हैं। 2014 में कुल 6 एम्स थे, ऐसा सरकार कहती है, और आज ये बढ़कर 24 हो गए हैं। वही दोस्तों IIT की बात करें तो 2014 के समय देश में 16 IIT थे, जो अब बढ़कर 23 हो गए हैं। 2014 में देश में 730 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी,
जो अब बढ़कर 1100 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। 2014 में देश में टोटल 13 IIM थे जो अब बढ़कर 20 हो चुके हैं। इसके अलावा मेट्रो की बात की जाए तो 2014 में केवल 5 शहर ऐसे थे जिसमें मेट्रो ट्रेन चलती थी, लेकिन अब 20 शहर ऐसे हैं जिसमें मेट्रो ट्रेन चलती है। 2014 में 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी जो अब बढ़कर 840 किलोमीटर हो गई है। 2014 में 17 लाख लोग ऐसे थे जो कि मेट्रो में रोज सफर किया करते थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो आज लगभग 85 लाख लोग ऐसे हैं जो मेट्रो में सफर कर रहे हैं। बिजली की बात की जाए तो दोस्तों 2014 के समय 18,452 गाँव ऐसे थे जिसमें बिजली थी ही नहीं, लेकिन दोस्तों सरकार अब ये दावा करती है कि उनकी साइड से हर गाँव में बिजली पहुँचा दी गई है। 2014 से पहले देश में 91,287 किलोमीटर का हाईवे था जो अब बढ़कर 1,14,000 किलोमीटर का हो गया है। 2014 से पहले रोजाना 12 किलोमीटर हाईवे बनता था, लेकिन अब सरकार ये दावा करती है कि रोजाना 30 किलोमीटर हाईवे डेली बन रहा है। 2014 से पहले देश में टोटल 74 एयरपोर्ट थे जो अब बढ़कर 150 हो गए हैं। दोस्तों ये वो सारी योजनाएं थी जो मोदी जी ने बीते 9 सालों में लॉन्च की थी। अब दोस्तों इन योजना को देखकर लग रहा होगा कि मोदी जी ने कितना काफी कुछ किया है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि आपने अभी इसकी व्हाइट साइड देखी है, अब मैं आपको इसकी ब्लैक साइड बताऊंगा। सबसे पहले PM जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के नाम से जानी जाती है। इसमें सरकार का कहना यह है कि इसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है, और इतना ही नहीं 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है। अब दोस्तों मैं इस योजना की आपको ब्लैक साइड बताता हूँ। दरअसल दोस्तों 8 अगस्त 2023 को CGI की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया गया है कि इस योजना में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस योजना में दोस्त बताया गया है कि 7.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर एक ही था और वो नंबर 9 से स्टार्ट था और 9 पर ही खत्म होता है, यानी कि 999999999 ये उसका नंबर था। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस नंबर के अलावा 2 और नंबर थे जिस पर कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, जिनमें से एक नंबर था 888888 और एक नंबर था 90000000। इस रिपोर्ट की माने तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले ही मर चुके थे लेकिन उनका इलाज फिर भी चल रहा था, जिससे वो लोग जो इन मरे हुए लोगों का इलाज कर रहे थे वो लोग इस योजना का लाभ उठा सके और वहां से पैसे उठा सके। PM उज्ज्वला योजना की माने तो 2014 के समय देश में लगभग 13 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन था जो आज बढ़कर 31 करोड़ हो गया है। इसमें उज्ज्वला योजना कनेक्शन वाले केवल 9 करोड़ ही है। लेकिन दोस्तों इसकी अगर ब्लैक साइड बताऊं तो गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से 4 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक गैस रिफिल ही नहीं कराई। मई 2014 में गैस रिफिल कराने के 928 रुपए लगा करते थे और उसमें भी सरकार 449 रुपए लोगों को सब्सिडी दिया करती थी, जिस वजह से वो सिलेंडर हमें 479 रुपए का ही मिलता था। लेकिन दोस्तों अब तो कोई सब्सिडी ही नहीं मिलते हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना वालों को जरूर सब्सिडी मिलती है और वो भी सिर्फ 200 रुपए की, लेकिन दोस्तों उसके भी कुछ रूल है। आप केवल साल में 12 सिलेंडर ही खरीद सकते हैं। अगर आपने 12 सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर खरीदे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। GDP की बात करें तो दोस्तों 2013-14 में देश की GDP 6.3% की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 2016-17 में ये बढ़कर 8.2% हो गई। उसके बाद दोस्तों नोटबंदी होती है जिस वजह से देश की GDP की रफ्तार कछुए की चाल से भी धीमी हो जाती है और उसके अगले साल ही 1 जुलाई 2017 को सरकार GST भी लागू कर देती है, जिस वजह से GDP की रफ्तार 2017-18 में 7.2% रह गई। उसके बाद दोस्तों ये 2018-19 में और घटकर 6.1% रह जाती है और फिर दोस्तों 19-20 में ये घटकर 3.1% रह गई। उसके बाद दोस्तों 2020 में कोरोना आता है जिसके बाद GDP क्या चीज होती है ये सब भूल गए थे, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि उस टाइम पर दुनिया किस समय से गुजर रही थी। उस टाइम GDP देखते या फिर अपने देश के लोगों को देखा जाता। अब दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो 2014 से पहले देश की प्रति व्यक्ति आय 80,000 रुपए से भी कम थी, लेकिन अब ये 2023 में बढ़कर 1,70,000 रुपए हो गई है। लेकिन दोस्तों आप इतना खुश मत हुई है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका की है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो और आगे सुनो। मेक इन इंडिया और इम्पोर्ट की बात की जाए तो PM मोदी मेक इन इंडिया का स्लोगन देते हुए नजर आए थे, जिसमें उनका मकसद था कि भारत में बनी हुई चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना, यानी कि बेचना। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी भारत अभी भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्ट ही करता है। मोदी सरकार की 9 साल की कार्यकाल में इम्पोर्ट 2 गुना ज्यादा हुआ है, लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि एक्सपोर्ट भी 2.5 गुना ज्यादा हुआ है। दोस्तों बेरोजगारी की बात की जाए तो इसमें तो किसी भी सरकार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 2013-14 में CMI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 43 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार था और अब 2023 में देखा जाए तो 41 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है। हालांकि दोस्तों इन सबके बीच में इन बीते 9 सालों में लोगों में ये चेंजेस देखा गया है कि लोग बात स्टार्टअप और बिजनेस की ओर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ बिजनेस के मामले की बात करें तो भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2014 में भारत 142वें स्थान पर था,
लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब ये पता चलता है कि भारत के लोग सच में स्टार्टअप और बिजनेस की ओर अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब दोस्तों महंगाई की बात करें तो 2024 का जो मेन चुनावी मुद्दा था वो महंगाई था, और इस वजह से ही मनमोहन सिंह 2014 का इलेक्शन हार गए थे। जो पेट्रोल के दाम दोस्तों 2014 72 लीटर हुआ करते थे, अब वो 2023 में बढ़कर 108 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। हमारे एमपी में तो 108 रुपए प्रति लीटर ही है। आपके राज्य में कितना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो डीजल 57 रुपए प्रति लीटर था वो बढ़कर 90 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी, जो अब बढ़कर 19.9 रुपए है। 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 15.8 रुपए है। दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री के उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं अधूरे रह चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक भाषण में ये कहा था कि 2022 तक सबके पास पक्के मकान होंगे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया और इस वजह से इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, और अब तो इसकी समय सीमा है वो है मार्च 2024। एक और मोदी जी का बहुत बड़ा सपना था और वो था 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में जनता से वादा किया था कि आने वाले इन 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के पार हो जाएगी। किसानों की आय की बात की जाए तो मोदी जी ने 2017 में देश के सभी किसानों से वादा किया था कि 2022 तक सभी किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों को खेती से मिलने वाली आय सिर्फ 3,798 रुपए पर मंथ है। 2017 में मोदी जी ने एक और वादा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 में जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा होगा तो देश की पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ रही होगी, लेकिन दोस्तों मुझे तो कहीं बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर नहीं आई। अगर आपको आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, लेकिन मुझे वंदे भारत ट्रेन जरूर देखने को मिली है। तो दोस्तों ये वो सारे प्रोजेक्ट्स थे जो अभी अधूरे रह चुके हैं और इनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और इन पर काम अभी भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों इन दावों को लेकर जब सरकार से ये प्रश्न किया जाता है कि आखिरकार ये समय सीमा बढ़ाई क्यों जा रही है, ये समय से पहले ये क्यों कंप्लीट नहीं हुए, तो सरकार इसका एक खूबसूरत सा उत्तर देती है जो आप सब लोग जानते हो। दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था, और दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था ये बात सब जानते हो, इसलिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं है। मैं दोस्तों फिर भी कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और इस वजह से मैं आपको ब्लैक भी दिखा रहा हूँ इस चीज का और व्हाइट भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों बीते ही 9 सालों में देश में कुछ ऐसे काम भी हुए जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे जुलाई 2022 में देश की पहली आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी थी। 23 अगस्त 2023 को भारत दुनिया को पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अगस्त 2021 में भारत की नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में एथलेटिक ट्रैक पर गोल्ड मेडल भी जीता, और दोस्तों ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। मोदी राज में ही पहली बार गरीब स्वर्ण को 10 से 20% आरक्षण देने का फैसला लिया गया, और इसकी मांग कई राजनीतिक पार्टियां कई सालों से कर भी रही थी। मोदी राज में ही देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। 31 अगस्त 2020 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS बने। इसकी मांग दोस्तों कारगिल युद्ध से कई बार की जा रही थी, लेकिन मोदी राज में ये संभव हो पाया। और दोस्तों मोदी राज में ही भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है, जिसके बाद 5 अगस्त 1920 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी। मोदी राज में ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 220 करोड़ डोज लगाई गई थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमने अपने देश में तो टीकाकरण अभियान चलाया, बल्कि हमने 100 से भी ज्यादा देशों को अपनी वैक्सीन को भेजा था। मोदी राज में ही देश को 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिलते हैं। 95 ऑस्कर सेरेमनी में भारत को पहली बार RRR के गाने नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, जबकि द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स का अवार्ड मिला। और मोदी राज में ही देश को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली। अब दोस्तों बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिसने बीते 9 सालों में हमारे भारत की तस्वीर को बदल कर ही रख दिया है। जैसे भारत दुनिया की आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस समय हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में ये 10वें नंबर पे हुआ करती थी, और मोदी जी का कहना है कि तीसरे टर्म में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर होते जा रहा है। भारत में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारे गुजरात में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की कैपेसिटी है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो है चिनाब ब्रिज, जो कि हमारे भारत में है, और दोस्तों इसे भी मोदी राज में ही तैयार किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर रेल रोड आज हमारे भारत में है। BRO ने 19,300 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख के उलेलेंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाकर तैयार कर दी है, जिसपे आप मोटरसाइकिल या वाहन चला सकते हो। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क राजस्थान की जोधपुर में बन रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मोदी जी ने जो जनता से वादे किए थे
जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करवाना, 3 तलाक को खत्म करना, ये सारे वादे उसने पूरे कर दिए हैं। और भी कई वादे थे, जैसे कि उनमें से एक वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई है, लेकिन इसके बारे में अभी भी चर्चा चल रही है। मोदी जी का एक और सपना दोस्तों जो उन्होंने खुद देखा था, और वो था डिजिटल इंडिया का सपना। और दोस्तों अब वो सपना पूरा भी लगभग हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आज आप सब जानते हो कि भारत में बच्चा बच्चा आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज दोस्तों हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट होता है, डिजिटली सारे काम होते हैं। तो एक तरीके से माने तो मोदी जी ने जो सपना देखा था वो एक तरीके से पूर्ण हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जितना बता सकता था मोदी जी के इन 9 सालों में मोदी जी ने क्या किया, क्या योजनाएं थी, उनका ब्लैक एंड व्हाइट जो भी काला चिट्टा करके मैं आपको सब कुछ बता दिया। तो अब आप फैसला करेंगे कि 2024 में आपको किसे प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।